अक्टूबर नवंबर 17 हमारा वाला वेरिएंट है। अक्टूबर नवंबर 17 का पेपर हम लोग कर रहे हैं, इसको जरा देखिएगा। फ्रॉम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, चलो आए। For some time, many central banks have tried to achieve a target inflation of about 2%. A small and steady rise in the price level can bring a number of benefits for an economy. जब हमारे पास अगर प्राइस लेवल बढ़ती है, हल्की सी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, और वो कह रहा है कि आपके पास जब प्राइस लेवल बढ़ रही है तो ओवरऑल बेनिफिट आ रहा है इकोनॉमी को। यानी कि ये कौन सी टाइप ऑफ इन्फ्लेशन की बात कर रहा है? ये बात कर रहा होगा माइल्ड इन्फ्लेशन, यानी कि मल्टीप्लायर इफेक्ट की। सही है जी? अब सुने, प्राइस अचीव नहीं हो रही, देखिए प्राइस हल्की सी बढ़ रही है, लेकिन उसने ये बात बोली कि प्राइस हल्की सी बढ़ रही है लेकिन मुल्क को बड़ा बेनिफिट होगा, तो वो मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से होगी जब एग्रीगेट डिमांड आपका बढ़ रहा हो। For central banks and governments, the problem used to be stopping the inflation rate from going above the target rate while keeping the unemployment rate low. बोलते हैं कि इनके लिए प्रॉब्लम ये होती थी कि हमने अनएम्प्लॉयमेंट को भी कम से कम रखना है और हमने प्राइस को भी एक टारगेट रेट पे सेट करना है, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम स्टेबल करना हमारे लिए मुश्किल काम था, हम लोग स्टेबल नहीं कर पा रहे। Now the problem has changed. Now the problem has changed, and the risk is that inflation will fall below this target rate. बोलते हैं कि अब प्रॉब्लम चेंज हो चुकी है और अब रिस्क क्या है कि इन्फ्लेशन रेट हमारे मुल्क का इस टारगेट रेट के नीचे चला जाएगा। सही है। एट द एंड At the end of 2014, the consumer price index at the end of 2014, the consumer price index in China stood at 100.5। आपका रिटेल प्राइस इंडेक्स चाइना के अंदर कितना था बेटा? वो था 100.5 का। 100.5 का मतलब क्या है कि आपके मुल्क में इन्फ्लेशन सिर्फ कितने से आ रही है? 2014। सही है। हमारे पास इन्फ्लेशन रेट सिर्फ कितने से आ रही है? 0.5% से, क्योंकि 100.5 लिखा हुआ है ना यहाँ पे आगे। The inflation rate in the country in 2015 was 2%. Meanwhile, a number of countries in Europe experienced deflation. बोलता है कि 2015 में आपके पास इन्फ्लेशन रेट आई है 2% से, जबकि दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर आपके पास क्या एक्सपीरियंस हो रहा है? डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब क्या है बेटे? प्राइस पे क्या इफेक्ट आ रहा होगा? प्राइस कम हो रही है। This had several consequences, including increasing the gap between the wages of skilled and unskilled worker. बोलता है कि इसकी वजह से हमारे पास गैप बिटवीन स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर बढ़ गया। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अनस्किल्ड वर्कर को हम लोग और ज्यादा कम पैसे पे करेंगे, स्किल्ड वर्कर को कंपैरेटिवली और ज्यादा पैसे दे रहे होंगे। सही है। One major reason for the downward pressure on inflation was a fall in the global price of oil from $122 66 a barrel in 2015। बेटा अगर आसान लफ्जों में इसकी बात बताऊं तो ऑयल क्या है? एक रॉ मटेरियल है। आपका जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल की प्राइस पे क्या इफेक्ट आ रहा है बेटा? रॉ मटेरियल की प्राइस कम होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो एग्रीगेट सप्लाई, यही तो हो रहा है यहाँ पे, अभी तो प्राइस लेवल कम हो रही है आपकी। सही है। आगे से नीचे की तरफ आ रहे हैं। This reduce the price of energy। अबे आजा भाई, ज्वाइन हो जाए यार। This reduce the price of energy। This reduced the price of energy and transport. Lower transport costs had a noticeable impact on the price of food. Example, figure 1 shows how the market for food affected was in 2015। यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास मार्केट बताई हुई है वो फूड की बताई हुई है। कह रहे हैं कि फूड की प्राइस लेवल कम हो गई क्योंकि आपकी सप्लाई बढ़ रही है। अब इससे किस तरह सप्लाई बढ़ सकती है, प्राइस कम हो सकती है? ऑयल की वजह से। जाहिर सी बात है, यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं कि आपका एनर्जी और ट्रांसपोर्ट कम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गए, तो फिर जाहिर सी बात है लोग जो है वो ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन करवाने फूड की। और आपके पास ओवरऑल ट्रेडिंग ऑफ फूड है जो भी हो रहा है वो बढ़ चुका है। सही।
At the same time as falling inflation, some countries experience falling unemployment. बेटा इन्फ्लेशन भी कम हो रही है, साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो रहा है। ऐसा पता है कहाँ होता था, कहाँ होता था ऐसा? एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ रही है। सप्लाई बढ़ रही है जबरदस्त। एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है बेटा, प्राइस लेवल कम होगी, और आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट आ रहा होता है? वो भी कम होती है। एग्रीगेट डिमांड के अंदर ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस कम नहीं होती, बल्कि प्राइस बढ़ जाती है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। नेगेटिव रिलेशनशिप। अदर कंट्रीज however experience both falling inflation and rising unemployment. वेरी गुड। बोलता है बाकी कंट्रीज में क्या हुआ, बाकी कंट्रीज के अंदर इन्फ्लेशन रेट कम हुआ लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। यानी कि बेटा यहाँ पे नेगेटिव लिंक चल रहा है, नेगेटिव रिलेशनशिप चल रहा है। सप्लाई में अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप था तो नेगेटिव किसके अंदर होता है? एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी, तभी तो बेटा आपके पास प्राइस कम हो रही है, और आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट आ रहा है? कोई मसला यहाँ पे समझ गए? आगे। फॉर एग्जाम्पल फ्रांस सॉ अनएम्प्लॉयमेंट राइजिंग बिटवीन 2014 से 2015। दिस पुट अपवर्ड प्रेशर ऑन फ्रेंच गवर्नमेंट स्पेंडिंग। बोलता है कि हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था 2014 से लेकर 2015 तक, जब हम लोग फ्रांस में थे। 2014 से 15 तक आपका जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया था, तो उसकी वजह से क्या हुआ बेटा? उसकी वजह से हमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाना पड़ा। जाहिर सी बात है, जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएंगे तो उससे एग्रीगेट डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? और जब प्रोडक्शन आपके पास बढ़ रही है तो उससे आपकी अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट आ रहा होगा? ये कहानी है पूरी। ठीक है, ये आपके पास पूरा केस था। सेक्शन ए कौन से ईयर का? 2017 नवंबर। ले रहे हैं यहाँ तक? ये मसला। आइडेंटिफाई फ्रॉम द एम्स, फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू एम्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। सी भाई कौन कौन से एम है? प्राइस स्टेबिलिटी और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना। ठीक है, सीधे सीधे आपको 2 मार्क यहाँ पे मिल गए। आगे। एक्सप्लेन टू प्रॉब्लम कॉज्ड बाय इन्फ्लेशन। तो सही है, सही है। कंजम्पशन कम होगी, एग्रीगेट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको और 4-5 फैक्टर्स बताए हुए, मेन्यू कॉस्ट, शू लेदर कॉस्ट, पेंशन अर्नर, लेंडर, बोरोवर। आसान की तरफ जाएं, आसानी की तरफ जाएं, और एग्जामिनर को ये नहीं फर्क पड़ता कि आपने क्या पॉइंट लिखा है, बस पॉइंट सही होना चाहिए, वो आपको मार्क्स दे देगा। ठीक है, मेन्यू कॉस्ट, शू लेदर कॉस्ट, लेंडर, बोरोवर, जितनी सारी चीजें आपको पता है, कोई से भी दो आपने एक्सप्लेन कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने बस दो एक्सप्लेन कर। ठीक है, हाँ सही। लेकिन इन्फ्लेशन को भी आज करने की जरूरत नहीं है। जो आप अब देखो ना, आपने दो रीजन आइडेंटिफाई किए, एक एक मार्क आपको वहां पे मिल गया। सही है, जब उन रीजंस को आप एक्सप्लेन करेंगे ना, तो फर्दर एक एक मार्क आपको मिलेगा। तो पर पॉइंट 2 मार्क हो गए आपके पास। समझ में आती है? पर इस तरह आपका एग्जामिनर आपके मार्क्स को डिवाइड कर। कैलकुलेट यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट द परसेंटेज फॉर इन द ग्लोबल प्राइस ऑफ बैरल ऑयल इन 2015। बेटा आप यहाँ पे देखो, आपकी प्राइस 120 से कितने पे आ गई है? 120 से आपकी प्राइस आ गई है 66 के ऊपर। नहीं, डिफ्लेशन तो हो रहा है, लेकिन परसेंटेज चेंज निकालना है ना। कुछ भी नहीं करना आपने। यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। पहले कितना था? 120। 66 न्यू है ना, 66 माइनस 120 ओवर मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास आंसर आ जाएगा। सही है, यू माइनस ओल्ड मल्टीप्लाई बाय ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। क्या आंसर आ रहा है, कैलकुलेट करके बताएं। -45 है। 65 45 होगा बेटा।
54/120 मल्टीप्लाई बाय 100 करें। -45। -45 का मतलब क्या है? -45 का मतलब क्या है कि डिफ्लेशन आ रही है 45%। सही है ना? कंज्यूमर प्राइस नहीं नहीं 45%, उसने बस परसेंटेज चेंज पूछा है ना, तो बस सीधा सीधा उसको बता दे और बता दे। वो तो पीईडी के अंदर, पीईडी के अंदर करते हैं, तो उसका डिमांड का रिलेशनशिप नेगेटिव होता है। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन चाइना एट द एंड ऑफ 2015, 2015 के अंदर बेटा आपका सीपीआई क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखें, ये इंफॉर्मेशन गिवन है आपके पास कि आपके पास जी क्या हिसाब किताब चल रहा था। आपका जो इंडेक्स है 100.5 है। बेटा माइक अपना बंद रखो। आपका जो इंडेक्स है वो कितना था? 100.5। सही है। और आपका यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट कितना गिवन है हमारे पास? 2%। यानी कि अगर आप लोग एक चीज को याद करो, हम लोग क्या करते थे, हम लोग जो है वो निकालते थे परसेंटेज इंक्रीज, इंडेक्स को वेट से मल्टीप्लाई करवाया, फिर अपने पास आ गया वेटेड इंडेक्स, इंडेक्स को वेट से मल्टीप्लाई कराया तो अपने पास क्या आ जाता था? वेटेड इंडेक्स आ जाता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, अब सुने, हमारे पास 2014 का ये गिवन है, इन्फ्लेशन रेट 2014 का हमारे पास ये गिवन है 100.5। उसने बोला कि 2015 के अंदर हमारी इन्फ्लेशन रेट 2% से इंक्रीज होगी। तो अब बताओ कि हमारा सीपीआई क्या आ रहा है? अब हमारा सीपीआई 2.5 बना रहा है। कैसे निकाला आपने, बताया जरा। ऐड कर दिया उसको बस, 102.5। बस आपने 100 के अंदर बेटा क्या करना है, 100 पॉइंट जो आपके पास ये अमाउंट गिवन है 100.5, क्योंकि पिछले साल आपका आरपीआई कितना था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना था आपका 14 में? 100.5 था। अगले साल कितने से इन्फ्लेशन आया आपके पास? बस आपने क्या करना है, आपने पहले 100.5 जो है, 100.5 जो है पहले इसका लेना है 2%, क्या अमाउंट आ जाएगी आपकी? 2.01, इसको आप ऐड कर देंगे 100.1 के अंदर और 100.5 के अंदर, क्या आंसर आ जाएगा? ये आंसर है आपको, समझ गए? हाँ सही है, एक ही बात, सही है, कोई मसला तो नहीं है, क्लियर है। लेकिन ये बेटा बेहतर तरीका है, क्योंकि आपका आंसर पता है क्या आ रहा होगा, आपका आंसर आ रहा होगा 102.5, जबकि मेरा क्या आ रहा है 5 है। अब ये तो यहाँ पे कोइंसिडेंस हो गया कि सेम है, ऐसा हो सकता है कि आगे जाके चेंजेस आ जाए, कुछ कैलकुलेशन में एरर आ जाए, तो बेहतर क्या है कि पहले परसेंटेज इंक्रीज निकालो, उसको भी ऐड कर दो सीधा सीधा, बस और क्या। नेक्स्ट, एनालाइज बाय एन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट माइट कॉज एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये तो आप लोगों ने किया हुआ भी है क्वेश्चन मेरे ख्याल से होमवर्क के अंदर। बोलता है कि यार अगर हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्यों इंक्लूड होगा, इंक्रीज होगा? कैलकुलेशन शो करनी सर, वापस एक्सप्लेन कर दे, एक सेकंड बेटा, कैलकुलेशन आपने शो करनी पड़ेगी। कुछ ना, यहाँ पे आओ बेटा, आप ये चीज देखो कि आपके पास 2014 में कितनी इन्फ्लेशन थी 100.5, और 2015 में कितने से बढ़ गई वो? 2% से बढ़ गई है। तो आपने 2015 का निकालना है ना, तो आप कुछ भी नहीं करेंगी, 2014 वाला जो आरबीआई था आपका 100.5, उसका सबसे पहले तो आपने परसेंटेज इंक्रीज निकालना है कि वो कितने से बढ़ी है, और वो हमारे पास कितने थी, 2.5 आ रही थी ना, 2.01 आ रही, 2.01 से आपके पास महंगाई बढ़ गई है। पिछले साल आपके पास 100.5 थी, तो 100.5 के अंदर आप 2.01 को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा आंसर? 102 पॉइंट, ये काम होगा हमारे पास कुछ। सही। अच्छा, why an increase in unemployment might cause an increase in government spending,
ये तो यार आप लोगों ने कितनी बार होमवर्क में भी किया हुआ है। देखो हमारे पास, आप उसको बताएंगे कि एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड का हमारे पास फॉर्मूला होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस। अब जाहिर सी बात है, हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि क्या रीजन हुए होगी, एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है, तभी हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है ना। कंजम्पशन वगैरह कम हो गई, इन्वेस्टमेंट कुछ भी कम हो गया, तो भाई आप एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा दो, अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप कम हो जाएगी। गवर्नमेंट फोकस करेगी गवर्नमेंट स्पेंडिंग के ऊपर, तो उससे एग्रीगेट डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, एग्रीगेट डिमांड आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप बोलेंगे गवर्नमेंट जो है एजुकेशन पे खर्चा कर दे, गवर्नमेंट स्किल्स पे खर्चा करे, गवर्नमेंट सब्सिडीज दे दे ताकि नए नए बिजनेसेस फॉर्म हो, गवर्नमेंट ट्रेनिंग दे। सही है, गवर्नमेंट ट्रेनिंग वगैरह देना शुरू कर दे। और अच्छा, अब यहाँ पे ना आपको 3.3 मार्क मिलेंगे, ये चीज लिखने में 3 मार्क मिलेंगे। बाकी के 3 मार्क कब मिलेंगे, जब आप इनको तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो, डायग्राम की जरूरत नहीं होती केस स्टडी में जब तक खुद ना हो। शलवा का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कर दें दिस फॉर्मूला। बेटा एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है टोटल डिमांड ऑफ इकोनॉमी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जब हम लोग ये सारा कंपोनेंट को एक फॉर्मूला में पुट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड ऑफ इकोनॉमी। सही। आगे, डिस्कस whether the supply of worker for unskilled job will be high in a country। क्या यार आपके पास सप्लाई ऑफ वर्कर अनस्किल्ड जॉब के लिए ज्यादा होगी किसी मुल्क के अंदर। सर अगर डिस्कस वाला क्वेश्चन 5 मार्क का हो तो कंक्लूजन देनी है, बेटा कंक्लूजन आपको देनी ही नहीं है, ओ लेवल के अंदर एग्जामिनर ने बता दिया था वर्कशॉप में, लेकिन अगर आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए देना चाह रहे हो तो दे दो, कोई मसले वाली बात। बोलता है कि अनस्किल्ड जॉब के लिए एक बात बताओ, क्या सप्लाई ऑफ वर्कर ज्यादा होगी ना कंट्री। आंसर आपने देना है, बताइएगा जरा कि क्या अनस्किल्ड जो हमारे पास जॉब होती है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड हो गया फॉर एग्जांपल, या फिर जी रक्षा ड्राइवर हो गया। बेटा उसने हमसे अभी फिलहाल तो कंक्लूजन की तरह आप पहुंच गई ना, आप इवैल्यूएशन पे पहुंच गई हो, पहले उसका शुरू का तो बताओ ना पॉइंट। डिपेंड्स अपॉन लिटरेसी रेट, आप सही है, पहला पॉइंट आ गया। ये कौन सा क्वेश्चन है, ई। आप देखो उसको बोलना स्टार्ट करेंगे एजुकेशन ट्रेनिंग, क्या पता आपके पास एजुकेशन कम हो। जब आपके पास बहुत से लोगों की एजुकेशन कम होगी इन इकोनॉमी इन कंट्री, तो जाहिर सी बात है वो लोग अट्रैक्ट होंगे इसके लिए, तो उनके लिए सप्लाई जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। हाँ हाँ, तो बेटा हम लोग पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं ना। पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स, दुनिया की इकोनॉमिक्स यूं चल रही है, पाकिस्तान की यूं चलती है, तो पूरा उल्टा हिसाब चल रहा है पाकिस्तान का, समझे। ये मसला है थोड़ा सा, पाकिस्तान को छोड़ दे, हम लोगों ने जितनी किताबें पढ़ी है सब बकवास है पाकिस्तान के सामने। कह सकते हैं, वही बात है ना बेटा, यहाँ पे बेरोजगारी इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारे पास यहाँ पे स्किल्ड वर्कर है, स्किल्ड वर्कर है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, तभी तो लोग बाहर जाते हैं। हाँ, तभी तो लोग बाहर जाते हैं, लोग क्यों नहीं है बिहार। नहीं? अच्छा, तो पहली बात होगा कि यार क्या पता एजुकेशन वगैरह आपके मुल्क में कम है, तो आप जो है वो उस हिसाब से वहां पे काम कर रहे होते हैं। आगे लिखा हुआ है, डिमांड विल इंक्रीज इफ कंट्री ऑपरेट्स इन प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक लो लेवल कंट्री है, क्योंकि उसने बोला ना कि अनस्किल्ड वर्कर की जॉब ज्यादा है, तो इससे आपको खुद ही अंदाजा हो जाना चाहिए कि हम लोग जो है वो एक लो लेवल कंट्री है और हमारे पास इतने स्किलफुल वर्कर्स नहीं है। अच्छा, आप लिख सकते हैं कि क्या पता अगर मैं एक लो लेवल कंट्री के अंदर एक अनस्किल्ड जॉब दे रहा हूँ, क्या पता मैं उसके साथ अपने बेनिफिट्स इतने दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा बेनिफिट यानी कि छुट्टियां वगैरह, मेडिकल वगैरह, इससे क्या पता लोग अट्रैक्ट हो जाए। सही है, मैं वेकेशन दे रहा हूँ जिससे क्या पता लोग अट्रैक्ट हो जाए और लोग मेरे पास काम करने आ जाए। सही है।
तो ये चीजें आपने बतानी है फॉर के अंदर। अगेंस्ट में आप बोलेंगे कि यार अगर कोई एक पढ़ा लिखा इंसान होगा तो क्यों वो रूह अफ़ज़ा की रेडी लगाएगा, क्यों वो अनस्किल्ड जॉब करेगा, उसको तो पैसे चाहिए, वो महंगी जगह पे काम करेगा। समझ में आई है बात? एमिटेंस कोई लेना है। आप ये कह सकते हैं कि और अनस्किल्ड जॉब, आप ये कह सकते हैं कि यार अगेंस्ट की ऊपर बात कर रहा हूँ, ये क्या पता आपके पास आपका कैलिबर का ना हो वो वाला काम। आपको मैं अगर एक ग्रेजुएट है मैं उसको बोलूँ चल बेटा सिक्योरिटी गार्ड बन जा, तो उसे कैलिबर का काम नहीं है ना। तो आप यहाँ पे उसको बातें बता सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं क्या पता अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा हो मुल्क के अंदर, तो लोग जो है अनपेड अनस्किल्ड जॉब कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे आपने बताया ना कि ग्रेजुएट्स काम कर रहे होते हैं, छोटा मोटा काम कर रहे होते हैं, वो इसलिए तो कर रहे होते हैं क्योंकि जॉब नहीं होती। आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ही इतना ज्यादा है, आपको वहीं में बेरोजगारी ही इतनी है, आप कहाँ से फिर लोगों को पूरा करोगे? ये प्रॉब्लम होती है ना सारी आपके पास। सही। Explain using information from the extract and figure one what happened to the market of food in 2015। क्या हो रहा है भाई? सप्लाई किस तरह बढ़ रही है? रॉ मटेरियल आपका क्या था? रॉ मटेरियल क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ऑयल। ऑयल। आपका जो ऑयल है वो क्या होता जा रहा है? ऑयल क्या हो रहा है? सस्ता हो रहा है ना। ऑयल सस्ता होगा तो उससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या इफेक्ट आएगा? जब आपकी बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी, तो वो राइट वर्ड शिफ्ट करेगा। आप पॉइंट ई से किधर आ जाएंगे? आपके पास प्राइस लेवल कम होगी और आपके पास रियल इनकम, आपकी क्वालिटी जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। ये कहानी आपने इसको एक्सप्लेन कर डायग्राम बनाते हैं तो इसमें अभी फिलहाल की तो हमारे पास जब प्राइस क्वांटिटी तो हम क्वांटिटी और प्राइस इस तरीके से कर सकते क्या? हैं। तो क्वांटिटी और प्राइस इधर लिखिए P1। प्राइस में तो प्राइस है कम हो गया। अच्छा 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 ना, हाँ लिख सकते हैं, मसला नहीं है, लिख सकते हैं। आपको सिर्फ देखिए डायग्राम स्केच करनी है, आपको स्केच करनी है डायग्राम। आपके पास ग्राफ पेपर तो है नहीं, आपके पास प्लॉटिंग पेपर भी नहीं है कि आप वहां पे नंबरिंग करें बैठ के, आपको सिर्फ स्केच करना है। ठीक है, आपको बस समझाना है कि देखो सप्लाई बढ़ी तो प्राइस कम होगी। समझ में आ रही है? बस ये काम करना है। सर जरूरी है पहले कंपलसरी अटेम्प्ट करें? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, आप बाद में सेक्शन नहीं कर सकते हो। बट टाइम जो है ना इसके अंदर कंपैरेटिवली कम लगना चाहिए। आप लोग इसमें टाइम लगाते हो लेकिन कंपैरेटिवली कम लगना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन पूरी गिवन है। इन्फॉर्मेशन गिवन है तो आपको क्या टेंशन है बार बार याद करने की? आप फौरन केस खोलो, केस से पूरा आंसर निकालो। अब आप इतनी मेहनत कर रहे हो उसके अंदर, लेकिन सही है, हर बंदे का अपना हिसाब किताब होता है। कोई सेक्शन ए जल्दी करता है, कोई सेक्शन बी जल्दी करता है। सही? छोटा लिख लें, पॉइंट वाली गलती मत कीजिएगा। समझ लो बंदे का मतलब। अगर आप आधा आधा घंटा भी सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन को देते हो, 45 मिनट सेक्शन ए के लिए बच रहा है। बहुत बहुत ज्यादा टाइम है आपके पास। चार चार होते हैं, तीन आपने करने होते हैं। 1.5 घंटा सेक्शन बी पे निकल गया, आधा पौना घंटा सेक्शन बी पे निकल गया। बहुत है, कर सकते हैं आराम से। सही। अब आएगा यहाँ पे डिस्कस वेदर डिक्रीज इन इनकम टैक्स वुड रिड्यूस डिफ्लेशन। बताएं। बताओ बेटा। जबरदस्त। पहले तो आपने उसको ये बताने का ये किसका पार्ट है? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का पार्ट। आप बताएंगे एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में दो टूल्स होते हैं, वो दो टूल्स के अंदर एक होता है डायरेक्ट टैक्सेस, दूसरा होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग।
आप यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस को कम कर रहे हो। जब डायरेक्ट टैक्सेस को आप कम करेंगे, ये एफ है ना, जी है। जब बेटा आप डायरेक्ट टैक्सेस को कम करेंगे तो आपकी इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपकी इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। और आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे आपने बनानी है डायग्राम, सेम हाँ हाँ, बस वही बना दी, एग्रीगेट डिमांड वाली ही बना। ये ऐसे आपका एडी बाहर चला गया और ये आपके पास ये मामला हो गया। हाँ, डिफ्लेशन को क्या एक्सप्लेन, हाँ सॉरी, पहले डिफ्लेशन को आप एक्सप्लेन कर दो, फिर बात करना है कि डिफ्लेशन क्या होता है, सही है। फिर आप उसको लिंक करेंगे यहाँ पे जो इसने एग्जाम में आपको बात की हुई है। दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, किन दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है? तो ये आपके पास होता है बेटा, आपने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, आपने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को यहाँ पे फर्दर लिंक किया, आपकी इनकम बढ़ी, कंजम्पशन बढ़ी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी और आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना स्टार्ट हो गया। टैक्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग दोनों में नेगेटिव रिलेशन, बेटा ये कोई लिंक नहीं बैठता कि दोनों में रिलेशनशिप नेगेटिव होता है, दोनों का मामला अलग होते हैं। दोनों फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, दोनों के मामला डिफरेंट होते हैं, यहाँ पे कोई लिंक ऐसे बैठता नहीं। सर SRAS की फुल फॉर्म तो नहीं लिखनी, ना ना ना, SRAS छोटा छोटा सा। ठीक है बेटा, आप लोगों ने इसका ले लो, पिक्चर वगैरह ले लो, कुछ स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग ऑनलाइन वाले प्लीज, और ग्रुप पे सेंड कर दें ताकि मैं आगे फॉरवर्ड भी कर दूं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें।